पुराने मोहल्ले में मिट्टी की खुशबू और यादों की महक बसी रहती थी। हर कोना, हर गली जैसे बीते वक्त की कहानियां अपने भीतर समेटे हुए था। बारिश के बाद की मिट्टी की सोंधी खुशबू पुराने घरों की दीवारों से टकराकर पूरे माहौल को और भी भावुक बना देती थी। घर इतने पास पास थे जैसे दीवारें भी हंसी ठिठोली और दुख दर्द की बातें आपस में बांट रही हों। मोहल्ले की छतों पर बच्चों की आवाजें गूंजती थीं और बरसात में पड़ोसी एक दूसरे के हालचाल पूछना नहीं भूलते थे। इसी दुनिया के बीचों बीच रहते थे रामनारायण जी, जिनकी अपनी एक अलग ही दुनिया थी। बहुत चुपचाप इंसान थे, बाल एकदम सफेद जैसे पहली बारिश का बादल। उनकी आंखों में गहराई थी, मानो बरसों की यादें वहां छुपी हों। हर सुबह वो अपनी नीली कुर्सी पर बैठ जाते, खिड़की के पास, और खाली सड़क को निहारते रहते। बारिश की बूंदें खिड़की पर गिरती और वो घंटों यूं ही बैठे रहते। अब वही नीली कुर्सी उनका पूरा जहां थी, उम्र के साथ चरमराती और अपनी बाहों में खामोश शामें समेटे। उस कुर्सी पर बैठकर उन्होंने न जाने कितनी शामें और कितने मौसम देखे थे। रामनारायण जी बच्चों को खेलते देखते, कभी कभी पड़ोसियों को हाथ हिला देते, पर बोलते बहुत कम। उनकी मुस्कान में भी एक गहरी चुप्पी थी। उनकी पत्नी बहुत साल पहले चली गई थी और बेटा शहर चला गया था। अब घर की दीवारें और पुरानी तस्वीरें ही उनकी साथी थीं। अब अकेलापन ही उनका सबसे बड़ा साथी था, जो हर शाम उनके साथ खामोशी से बैठ जाता। पुराने रमेश चाचा कभी कभी अपने पोते से चाय भिजवा देते, जिससे रामनारायण जी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती। यहाँ तक कि तारों पर बैठी चिड़ियाओं भी जैसे उनकी खिड़की के पास रुक जाती, मानो उनसे कुछ सुनना चाहती हो। बारिश की बूंदों के साथ उनकी तन्हाई भी थोड़ी कम हो जाती थी। पुराने मोहल्ले के दिल में रामनारायण जी और उनकी नीली कुर्सी किसी का इंतजार करते रहते थे, किसी चीज का या किसी अपने का, शायद किसी भूली हुई मुस्कान या पुराने रिश्ते की दस्तक का। उस शाम आसमान बारिश से भरा हुआ था। छतों पर गिरती बूंदें जैसे किसी के लिए संगीत बजा रही थी, जो सुनना चाहता हो। अचानक तेज कदमों की आवाज ने उस लय को तोड़ दिया। एक लड़की भीगी हुई और कांपती रामनारायण जी के गेट पर खड़ी थी, हाथ में एक पुराना लिफाफा पकड़े। एक्सक्यूज मी, ये शिवम वर्मा का घर है? उसने पूछा। आवाज कांप रही थी। रामनारायण जी ने हैरानी से देखा। सालों बाद किसी ने उनके बेटे का नाम लिया था। उन्होंने धीरे से दरवाजा खोला। कौन हो बेटा? प्यार से पूछा। मैं नैना हूं, मैं अपने पापा को ढूंढ रही हूं। ये उनकी आखिरी चिट्ठी है। उसके शब्द बारिश से भी भारी थे। कुछ पल तक बस बारिश बोलती रही। रामनारायण जी ने रास्ता छोड़ दिया, नैना को अंदर आने दिया। सालों बाद नीली कुर्सी पर कोई मेहमान बैठा। दो अनजान लोग, एक पुरानी चिट्ठी और ढेर सारे सवालों के साथ अब उस छोटे से घर की गर्माहट बांट रहे थे। नैना चुपचाप बैठी थी। उसके भीगे बाल कारपेट पर टपक रहे थे। कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे हर बूंद कोई कहानी कह रही हो। रामनारायण जी ने चाय बनाई। उनके हाथ आज थोड़े ज्यादा कांप रहे थे। शायद उम्र का असर था या फिर दिल में उठती पुरानी यादों का। उन्होंने उसके सामने कप रखा। आंखों में फिक्र साफ दिख रही थी। दोनों की नजरें मिली, जैसे कोई अनकहा रिश्ता जुड़ रहा हो। तू अकेली आई है? धीरे से पूछा। नैना ने सिर हिला दिया। उसकी आंखों में हल्की सी नमी थी, पर होठों पर मजबूती। पापा, उन्होंने लिखा था कि वो मुझसे यहीं मिलेंगे। मम्मी ने कहा था बारिश के बाद आना। शायद उन्हें भरोसा था कि बारिश के बाद सब कुछ साफ और नया लगेगा। वो चिट्ठी को ऐसे देख रही थी जैसे उससे कुछ सुनना चाहती हो। हर शब्द में उम्मीद और इंतजार छुपा था। रामनारायण जी का दिल भर आया।
उनकी आंखों में भी पुरानी यादों की परछाई थी। उन्हें भी सालों से शिवम की कोई खबर नहीं थी। हर दिन एक नई उम्मीद, हर रात वही पुराना इंतजार। तेरे पापा, क्या उन्होंने कभी इस घर के बारे में बताया? रामनारायण जी ने पूछा। आवाज में हल्की सी कंपी। नैना हल्की सी मुस्कुराई, जैसे किसी भूली हुई याद ने उसे छू लिया हो। उन्होंने नीली कुर्सी के बारे में बताया था। उस कुर्सी पर बैठकर दादाजी कहानियां सुनाते थे और आंगन के आम के पेड़ के बारे में। गर्मियों में उसकी छांव में सब इकट्ठा होते थे। कहते थे, दादाजी का घर हमेशा घर है। यहाँ की दीवारें भी रिश्तों की खुशबू से भरी हैं। फिर दोनों घंटों बातें करते रहे, शिवम के बचपन की, पुराने त्योहारों की, उन पड़ोसियों की जो कभी इस घर को हंसी से भर देते थे। हर किस्सा जैसे घर की दीवारों में गूंज रहा था। नैना सब सुनती रही, आंखें बड़ी बड़ी, हर याद को अपने दिल में समेटती। उसके लिए ये घर अब सिर्फ ईंट पत्थर नहीं, बल्कि कहानियों का खजाना था। बाहर बारिश धीमी हो गई थी। खिड़की से आती ठंडी हवा में एक नई ताजगी थी। अंदर दो दिल खोई हुई कहानियों में थोड़ा सुकून पा रहे थे, जैसे पुराने जख्मों पर किसी ने हल्का सा मरहम रख दिया हो। रात के खाने के बाद नैना ने चिट्ठी धीरे से मेज पर रखी। कमरे में हल्की सी ठंडक थी और हर चीज जैसे उस पल की गंभीरता को महसूस कर रही थी। दादाजी, क्या आप मेरे साथ ये पढ़ेंगे? उसने लगभग फुसफुसाते हुए पूछा, मानो शब्दों का बोझ भी सांसों पर भारी हो। रामनारायण जी ने सिर हिलाया, कांपते हाथों से कागज खोला। उनकी उंगलियों में पुरानी यादों की थरथराहट थी। शब्द सीधे थे लेकिन बहुत भारी। हर पंक्ति में छुपा दर्द दोनों की आंखों में उतर आया। डियर नाइना, अगर कभी खो जाओ तो नीली कुर्सी के पास जाना, वहां तुम्हें घर मिलेगा। उस कुर्सी के पास मेरी यादें हैं। दादाजी से कहना, मैं माफी चाहता हूं दिल से। मैं आना चाहता था, लेकिन कभी कभी सफर बीच में ही रुक जाते हैं, कुछ रास्ते अधूरे रह जाते हैं। नैना की आंखें भर आईं। उसकी पलकों पर बीते सालों की नमी थी। रामनारायण जी ने आंखें बंद कर लीं, उन सालों का बोझ महसूस करते जो कभी लौट नहीं सकते। एक लंबी सांस ली, जैसे बीते वक्त को महसूस कर रहे हो। वो आपको रोज याद करते थे दादाजी। हर तस्वीर में, हर कोने में उनकी कमी थी। उन्होंने बताया था कि वो गुस्से में चले गए थे, लौटना चाहते थे, पर कभी हिम्मत नहीं जुटा पाए। रामनारायण जी ने नैना का हाथ थाम लिया। उस स्पर्श में सारा प्यार और अधूरी बातें समा गई। वो मेरा बेटा था, गलतियां हुई, रिश्तों में कभी कभी शब्द कम पड़ जाते हैं, लेकिन प्यार कभी खत्म नहीं होता बेटा, वो हमेशा दिल में रहता है। उनके शब्द धीरे धीरे निकले, हर एक में माफी और तड़प छुपी थी, जैसे हर लफ्ज एक नई शुरुआत की उम्मीद हो। दो पीढ़ियों के बीच की दूरी थोड़ी कम हो गई, भले ही बस एक पल के लिए। उस पल में दोनों ने एक दूसरे को समझा। वो चिट्ठी एक पुल बन गई, पुरानी गलतियों को आज की उम्मीद से जोड़ने वाली, जैसे बीते कल और आने वाले कल के बीच एक राह बन गई। घर ने सब सुना, यहां तक कि पुरानी घड़ी भी जैसे रुक गई। वक्त भी उस एहसास में थम सा गया। उस पल खामोशी में समझदारी थी। बिना बोले भी बहुत कुछ कह दिया गया। दो दिल जो कभी अजनबी थे, अब एक जैसी तड़प और उम्मीद बांट रहे थे। उस रात दोनों ने एक दूसरे में अपना घर पा लिया। रामनारायण जी ने चिट्ठी को फिर से पढ़ा। हर एक लाइन पर उनकी नजर रुक गई। काश मैंने उसे बता दिया होता कि वो मेरे लिए कितना मायने रखता है, उन्होंने धीमे से कहा। नैना उनकी तरफ देख रही थी, उसकी आंखें भी रोने से लाल थीं। पापा हमेशा वापस आना चाहते थे। वो कहते थे, घर वही है जहां दादाजी इंतजार करते हैं।
कभी कभी शब्द बहुत देर तक अंखे रह जाते हैं। नैना ने उनका हाथ धीरे से छुआ। उन्होंने आपके बारे में बहुत लिखा दादाजी। खोए हुए मौकों का दाढ़ कमरे में थाम गया। फिर भी अपना दुख बांध कर दोनों के दिल थोड़े हल्का हो गए। चिट्ठी पढ़ने के बाद भी कमरे में सन्नाटा था। नैना थोड़ी देर झिझकी, फिर आखिरकार सबसे मुश्किल बात कह पाई। दादाजी, पापा अब नहीं आएंगे। वो पिछले महीने गुजार गए। मम्मी ने कहा वो घर आना चाहते थे, लेकिन किस्मत। उसकी आवाज टूट गई। आंसू उसके चेहरे पर बहने लगे। रामनारायण जी ने अपनी आंखें बैंड कर ली। एक पाल के लिए दुनिया घूमती सी लगी। माफ कीजिए, मैं उन्हें वापस नहीं ला सकी दादाजी, नैना ने फुसाया। लेकिन रामनारायण जी ने सिर हिलाया। तू उन्हें घर ले आई है बेटा। तेरे जरिए मैंने अपने बेटे को फिर से पा लिया है। रात को बाद में नैना खिड़की के पास बैठी थी। वो बारिश को देखती हुई बोली, दादाजी, लोग अपने दुख के बारे में बात करने से डरते क्यों हैं? कभी कभी बेटा हम डर जाते हैं कि लोग दूर हो जाएंगे, या सोचते हैं वक्त सब ठीक कर देगा, पर कुछ जख्म सिर्फ खामोशी में गहरे हो जाते हैं। नैना ने अपने पापा के बारे में सोचा, उन सब कहानियों के बारे में जो अब कभी नहीं सुन पाएगी। आपको लगता है पापा भी डरते थे? मैंने सर हिला दिया। हम दोनों ही थे। सॉरी बोलने से भी, माफ करने से भी डरते थे। अधूरी कहानियां सबसे ज्यादा चुभती हैं। हम एंडिंग का इंतजार करते रहते हैं, पर जिंदगी अब